windows once you go down. You must be crazy if you. नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजय पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जैनित एकेडमी क्लासेस पर। जैनित एकेडमी क्लासेस की तरफ से आज से एकलव्य बैच की शुरुआत की जा रही है। इस एकलव्य बैच में हम कक्षा 12वीं के भौतिक विज्ञान के संपूर्ण पाठ्यक्रम को चैप्टर वाइज कवर करेंगे। इस चैप्टर वाइज रिवीजन में हम सभी चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स और उन टॉपिक से रिलेटेड सभी न्यूमेरिकलों का अध्ययन करेंगे। ये सीरीज आपको यूपी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करने में बहुत मदद करेगी। तो आज से इस सीरीज की शुरुआत हो रही है। इस सीरीज से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आज की इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं फिजिक्स के पहले चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र को। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम कि वैद्युत आवेश क्या है। तो वैद्युत आवेश क्या है? तो वैद्युत आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तुएं वैद्युत बल आरोपित करती हैं या वैद्युत बल का अनुभव करती हैं। जैसे कि हमारे पास ये पेन है, इस पेन को हम अपने सूखे हुए बालों पर रगड़ें और कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेकर जाएं, तो ये पेन इन कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगेगा। पहले जब हमने इस पेन को बालों से नहीं रगड़ा था तो ये पेन इन कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाता था। इसका मतलब इस पेन को हमारे बालों से रगड़ने पर इस पेन के अंदर एक विशेष गुण आ गया है, जिस गुण के कारण ये इन कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। ये जो गुण इसके अंदर आया है, इसी गुण का नाम है वैद्युत आवेश। तो वैद्युत आवेश कंफर्म है। हम जानते हैं कि ये वैद्युत आवेश कैसी राशि है? अदिश राशि है और इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा ये जान लिया जाए कि किसी वस्तु पर वैद्युत आवेश आता कैसे है। तो हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ का निर्माण 3 मूल कणों से मिलकर होता है। ये मूल कण है हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पे धन आवेश होता है और ये न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन होता है। ये हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पदार्थ के नाभिक में रहते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ अपनी विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। ये कंफर्म है। अब हमारे इलेक्ट्रॉन पर जितना ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पर उतना ही धन आवेश होता है। और सामान्य अवस्था में किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। अगर अभी हम मान लें कि हमारे पदार्थ के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन हैं और 5 ही प्रोटॉन हैं, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर हैं, तो इलेक्ट्रॉन का ऋण आवेश प्रोटॉन के धन आवेश के भी बराबर है। तो जितना धन आवेश उतना ही ऋण आवेश। तो ये पदार्थ क्या है? उदासीन है, क्योंकि धन आवेश ऋण आवेश को उदासीन कर रहा है। लेकिन अगर हम किसी कारणवश हमारे पदार्थ से एक ही इलेक्ट्रॉन निकाल लें, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो पदार्थ में इलेक्ट्रॉन बचे 4, लेकिन प्रोटॉन कितने हैं? 5। अब 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉनों के चार्ज को तो कैंसिल कर देंगे, लेकिन एक प्रोटॉन का आवेश बचा रह जाएगा। और अभी हमने कहा कि प्रोटॉन पे कैसा आवेश है? धन आवेश है। इसका मतलब इस स्थिति में हमारी वस्तु कैसी हो जाएगी? धन आवेशित हो जाएगी। वस्तु कैसी हो गई? धन आवेशित। तो वस्तु धन आवेशित हुई कब? जब इलेक्ट्रॉन हमने निकाला, मतलब इलेक्ट्रॉन की जब कमी हुई है। अब दूसरी कंडीशन कि हम हमारे इस पदार्थ को कुछ इलेक्ट्रॉन दे दें। अगर एक ही इलेक्ट्रॉन दे दें तो सामान्य अवस्था में 5 इलेक्ट्रॉन थे, 5 प्रोटॉन थे। एक ही इलेक्ट्रॉन दे दे तो 5 के बाद कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6। लेकिन प्रोटॉन तो अभी भी 5 है, तो भाई 5 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉनों से कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन अब भी शेष रह जाएगा।
और इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश है? ऋण आवेश है, मतलब वस्तु पर कैसा आवेश आ जाएगा? ऋण आवेश आ जाएगा। तो यहां से कंफर्म है कि जब हमने इलेक्ट्रॉन निकाला है, मतलब जब हमने इलेक्ट्रॉन की कमी की है, तो वस्तु पर कैसा आवेश आया है? धन आवेश। और जब हमने वस्तु को इलेक्ट्रॉन दिया है, मतलब वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हुई है, तब कौन सा आवेश आया है? ऋण आवेश। तो यहां पर हमारे पास आवेश कितने प्रकार के? दो प्रकार के, एक धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश। धन आवेश क्या है? तो किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को हम क्या कहते हैं? धन आवेश। जैसे जब भी हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं, तो कांच की छड़ पर जो आवेश आता है, उस आवेश को हम कहते हैं धन आवेश। ऋण आवेश किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को हम ऋण आवेश कहते हैं। जैसे जब भी हम आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं, तो आबनूस की छड़ पर उत्पन्न आवेश को हम ऋण आवेश कहते हैं। ये तो वो टॉपिक्स थे जिन्हें हमने हाई स्कूल में भी पढ़ रखा है। आगे चलें तो आगे बात आती है आवेश के गुण की। तो अब देखा जाए कि हमारे आवेशों के गुण क्या है। आवेशों के गुणों में सबसे पहला नंबर आता है आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का। तो जान रहे होंगे कि आकर्षण और प्रतिकर्षण में कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण और विपरीत आवेशों में क्या होता है? आकर्षण। और नहीं जान रहे तो हम तो बताने वाले हैं ही। हम कह रहे हैं कि क्या है आकर्षण और प्रतिकर्षण में कि समान आवेशों में क्या है? प्रतिकर्षण, और विपरीत आवेशों में क्या होता है? आकर्षण। अब बात आती है आवेशों के संरक्षण की। तो अभी तक हमने जितनों का संरक्षण पढ़ा। जैसे हमने पढ़ा ऊर्जा का संरक्षण। ऊर्जा का संरक्षण क्या कहता था? कि ऊर्जा की मात्रा हमेशा संरक्षित रहेगी, ऊर्जा न उत्पन्न होगी न ही ऊर्जा नष्ट होगी। तो सेम यही चीज हमारे आवेश का भी संरक्षण कहता है। आवेश का संरक्षण भी कहता है कि इसके अनुसार किसी विलगित निकाय का कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है। अब बात आ गई विलगित निकाय। कि विलगित निकाय क्या है? तो भाई विलगित निकाय माने ऐसा कोई निकाय जिसका संपर्क किसी दूसरे निकाय से नहीं है। अरे दूसरे के संपर्क में रहेंगे तो हम अपने चार्ज को दूसरे पर ट्रांसफर भी कर सकते हैं, या फिर उसके चार्ज को ग्रहण भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये निकाय कैसा होना चाहिए? ऐसा जिसका संपर्क किसी दूसरे निकाय से नहीं है। तो कह रहा है कि इसके अनुसार किसी विलगित निकाय का कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है। अब देखिए कैसे संरक्षित रहता है। मान लीजिए दो निकाय है, एक है ए और दूसरा है बी। दोनों विलगित है, एक दूसरे के संपर्क में नहीं है और दोनों उदासीन है, दोनों पर कोई चार्ज भी नहीं है। हमने कहा कि दोनों पर कोई चार्ज नहीं है, मतलब दोनों उदासीन है। दोनों को एक दूसरे के पास लेकर आए, इन्हें हमने आपस में रगड़ा। आपस में रगड़े तो ए से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर बी पर चले गए। मान लीजिए कि ए से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर बी पर चला गया। अब ए से इलेक्ट्रॉन निकला है, तो ए से इलेक्ट्रॉन निकला है तो ए पर एक प्लस का चार्ज, और बी पर ये इलेक्ट्रॉन पहुंचा है तो बी पर एक माइनस का चार्ज। अब इनको पास लाने से पहले, रगड़ने से पहले इन पर कुल चार्ज कितना था? ए भी उदासीन था, बी भी उदासीन था, तो कुल चार्ज कितना था? 0। अब रगड़ दिए, रगड़ने के बाद ए पर कितना चार्ज आया? एक प्लस का चार्ज। अब बी पे कितना चार्ज आया? एक माइनस का चार्ज। अभी भी दोनों के चार्ज को जोड़े तो कितना हो रहा है? 0। मतलब इन दोनों का संयुक्त चार्ज अभी भी कितना है? 0 ही है। अरे पहले भी 0 था, अब भी 0 है, तो क्या कोई परिवर्तन हुआ है? कोई परिवर्तन नहीं। और यही हमारे आवेश का संरक्षण है कि किसी भी विलगित निकाय का कुल आवेश हमेशा क्या है? संरक्षित है। अब बात आती है आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण सिंपल भाषा में हमें आवेश की मात्रा के बारे में बता रहा है
कि किसी वस्तु पर हम कितना आवेश ला सकते हैं। तो आवेश किसी वस्तु पर आया कब है? वस्तु ने या तो इलेक्ट्रॉन त्यागा है या तो वस्तु ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। ये भाई हम इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे चाहे ग्रहण करेंगे, तो हम पूरा इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे चाहे पूरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे। हम 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे, 2 त्यागेंगे, 3 त्यागेंगे, 4 त्यागेंगे, यही त्यागेंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि हम 1.5 इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे, 2.5 इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे, 3.5 इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे। ऐसा हो सकता है? तो जब भी हम इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे तो हमेशा पूर्ण संख्या के रूप में त्यागेंगे। मतलब हम 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे चाहे 2 त्यागेंगे चाहे 3 त्यागेंगे। हम 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर धन आवेश, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर धन आवेश, 3 त्यागेंगे तो 3 के बराबर धन आवेश। मतलब जो सबसे कम चार्ज हमारे ऊपर आया वो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर। उससे कम तो हमारे पास चार्ज आ नहीं सकता है, क्योंकि हम जब भी इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे तो जो न्यूनतम त्याग सकते हैं वो 1 है। अब इसी के बारे में ये कह रहा है कि किसी भी वस्तु पर जब भी आवेश उत्पन्न होगा तो एक न्यूनतम आवेश का सदैव पूर्ण गुणज होगा। और ये न्यूनतम आवेश किसका आवेश है? इलेक्ट्रॉन का आवेश है। तो देखा जाए क्या है कि प्रकृति में प्रत्येक आवेशित वस्तु पर आवेश एक निश्चित और न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणज होता है, जिसे मूल आवेश कहते हैं, और इसे हम स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। आवेश का यह गुण आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। अभी हम बोले कि अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर धन आवेश, 2 त्यागेंगे तो 2 के बराबर धन आवेश, और n इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे तो n इलेक्ट्रॉनों के बराबर धन आवेश। तो वही यहाँ पे फॉर्मूला कह रहा है कि किसी आवेशित वस्तु पर आवेश की मात्रा Q बराबर प्लस माइनस NE। प्लस तब जब हमने इलेक्ट्रॉन त्यागा और माइनस तब जब हमने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। जहां पे n क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश है। तो साथियों अब आता है सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, कूलाम का नियम। ये कूलाम का नियम हमारे परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी तक हमने ये पढ़ा कि हाँ, समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण और विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण होता है। मतलब समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल काम कर रहा है और विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण बल काम कर रहा है। लेकिन कितना बल काम कर रहा है ये तो हमने नहीं पढ़ा ना। यहां पर हम पढ़ने वाले हैं कि आवेशों के बीच बल कितना काम करेगा। तो देखिए कूलाम का नियम कहता क्या है। कूलाम का नियम कह रहा है कि किन्हीं 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब मान लिए कि माना 2 बिंदु आवेश Q1 और Q2 परस्पर r दूरी पर स्थित हैं, तो उनके मध्य लगने वाला वैद्युत बल। अब थोड़ा कूलाम के नियम के हिसाब से चलिए। तो इसने कहा कि ये वैद्युत बल इनके आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो भाई पहले पर आवेश है Q1, दूसरे पर आवेश है Q2, गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? Q1 इंटू Q2। तो F समानुपाती Q1 इंटू Q2। और फिर कह रहा है कि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो भाई दूरी हमारी क्या है? R, वर्ग करेंगे R स्क्वायर, इसके व्युत्क्रमानुपाती मतलब F समानुपाती 1/r स्क्वायर। दोनों को मिला दीजिए तो मिलता है F समानुपाती Q1 Q2/r स्क्वायर। और हम जानते हैं कि समानुपाती का चिन्ह जब हम हटाते हैं तो वहां एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर हमने कांस्टेंट लगाया कि तो मिलता है F बराबर की Q1 इंटू Q2/r स्क्वायर। और हर कांस्टेंट का अपना कुछ ना कुछ निश्चित मान जरूर होता है। यहाँ पर अगर K का हम प्रयोगों के आधार पर मान निकालें तो K का मान हमें मिलता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K का मान कितना मिलता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो K की जगह पर हम K का मान रख दें तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड Q1 Q2/r स्क्वायर।
जहां एप्सिलॉन नोड क्या है, ये निर्वात की वैद्युतशीलता है, और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड का मान कितना है, तो मान है 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। और यदि हमारे माध्यम का परावैद्युतांक दिया है, माध्यम का परावैद्युतांक का मतलब कि जिस माध्यम में ये आवेश स्थित है, भाई आवेश सामान्यतः हम वायु में रखते हैं, लेकिन अगर हम वायु के अलावा किसी दूसरे माध्यम में रख दें, जल में रख दें, किसी ठोस पदार्थ में रख दें, तब बल कितना लगेगा, तो फार्मूला है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये अब अगला टॉपिक हमारा आता है वैद्युत क्षेत्र। ये भाई क्षेत्र का मतलब क्या है, क्षेत्र का साधारण सा मतलब इलाका। भाई हर व्यक्ति का अपना अपना इलाका है। मान लीजिए कि दो लड़के हैं और दोनों लड़कों के बीच झगड़ा हो गया। मान लीजिए एक लड़का है ए और दूसरा लड़का है बी। दो लड़के हैं भाई, एक है ए दूसरा है बी। ये ए बी के गांव चला गया। अब बी के गांव में इसका झगड़ा हो गया, तो इस बी ने भाई ए की बड़ी अच्छी से धुनाई कर दी। तो ये ए क्या चुप बैठेगा, ये ए बी को कहेगा कि ठीक है आइए हमारे गांव में, तब बताते हैं। तो ये ए के कहने का मतलब कि ये ए का प्रभाव कहाँ काम करेगा, ए का प्रभाव काम करेगा इस ए के गांव में। तो जहां जिसका प्रभाव काम करेगा वो उसका क्या है, क्षेत्र है। तो वैसे ही हमारा वैद्युत क्षेत्र ये हमारे आवेश का क्षेत्र है। मतलब जहां तक हमारे आवेश का प्रभाव काम करेगा वो हमारे आवेश का वैद्युत क्षेत्र है। अब आवेश का प्रभाव क्या है, आवेश का प्रभाव है कि अगर हम किसी आवेश के पास समान प्रकृति का आवेश लेके आएंगे तो ये इसे प्रतिकर्षित कर देगा, और विपरीत प्रकृति का आवेश लेके आएंगे तो उसे क्या कर लेगा, आकर्षित कर लेगा। तो परिभाषा क्या हुई कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे। फिर कह रहे हैं किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, उसे हम उस आवेश का क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। परिभाषा क्या हो गई कि किसी आवेश या आवेश समुदाय की, आवेश समुदाय की चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, अनुभव करता है, उसी उस आवेश का क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो ये क्षेत्र तो बड़ा अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वैद्युत क्षेत्र क्या है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम चर्चा करते हैं वैद्युत बल रेखा के बारे में, कि देखें कि वैद्युत बल रेखाएं क्या है। तो देखा जाए कि वैद्युत बल रेखाएं वास्तव में है क्या। मान लीजिए कि हमारे पास ये कोई वैद्युत क्षेत्र है, तो वैद्युत क्षेत्र कोई ना कोई आवेश उत्पन्न करेगा। या तो ये वैद्युत क्षेत्र धन आवेश उत्पन्न करे, चाहे ये वैद्युत क्षेत्र ऋण आवेश उत्पन्न करे। इस वैद्युत क्षेत्र में हम किसी धन आवेश को लेकर आ जाए। अब ये धन आवेश जिधर आकर्षण बल का प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा, मतलब जिस डायरेक्शन में बल का अनुभव करेगा उस डायरेक्शन में गति प्रारंभ करेगा। अगर चलने के लिए स्वतंत्र है तो
तो ये क्या करेगा, उस डायरेक्शन में गति करेगा जिस डायरेक्शन में बल का अनुभव कर रहा है। अगर मान लीजिए ये जो वैद्युत क्षेत्र हमने उत्पन्न किया है, ये वैद्युत क्षेत्र किसी ऋण आवेश का वैद्युत क्षेत्र है, तो इस वैद्युत क्षेत्र में ये क्या करेगा, आकर्षण बल का अनुभव करेगा। लेकिन अगर यही वैद्युत क्षेत्र किसी धन आवेश का होता तो ये प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। अभी अगर ये ऋण आवेश का वैद्युत क्षेत्र है तो ये आकर्षण बल का अनुभव करेगा। अरे भाई, आकर्षण बल का अनुभव करेगा तो किसी न किसी मार्ग का अनुसरण करते हुए वहां तक पहुंचेगा। मान लीजिए कि ये इस मार्ग का अनुसरण करते हुए यहां तक पहुंचा है, तो ये जिस मार्ग का अनुसरण करते हुए यहां तक पहुंचा है, उस मार्ग को दर्शाने वाली जो रेखा है, उसी रेखा को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत बल रेखा। क्या बोलते हैं, वैद्युत बल रेखा। मतलब वैद्युत बल रेखा है क्या, तो वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक निष्कोण वक्र हैं जिस पर एकांक पृथक्कृत धन आवेश चलता है। एकांक पृथक्कृत धन आवेश चलता है। अब मान लीजिए ये हमारा धन आवेश, ये हमारा ऋण आवेश। ये धन आवेश ऋण आवेश तक कैसे जा सकता है, इन सभी मार्गों से होकर ये जा सकता है। और इन सभी मार्गों को प्रदर्शित करने वाली जो रेखाएं हैं, इन्हीं रेखाओं को हम क्या बोल रहे हैं, वैद्युत बल रेखाएं। इन्हीं मार्गों से होकर ये जा सकता है। इन सभी रेखाओं को हम क्या बोलेंगे, वैद्युत बल रेखा। कन्फर्म है वैद्युत बल रेखा क्या है। अब आते हैं कि वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या है। वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या है देखा जाए सबसे पहले। तो भाई हम जानते हैं, इन सभी वैद्युत बल रेखाओं को देखें तो वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से शुरू हुई और ऋण आवेश पे जाकर क्या हो गई, खत्म हो गई। तो पहला गुण यही है। पहला गुण है कि वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर क्या हो जाएंगे भाई, समाप्त हो जाती है। धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। दूसरा गुण देखें कि वैद्युत बल रेखाओं का दूसरा गुण क्या है। तो हमारे जो वैद्युत बल रेखाएं हैं, इन वैद्युत बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर अगर हम स्पर्श रेखा खींच दें, ये किसी भी बिंदु पर अगर हम स्पर्श रेखा खींच दें, तो ये स्पर्श रेखा इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताएगी कि इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है। तो दूसरा गुण क्या है कि वैद्युत बल रेखा की किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करेगी। वैद्युत क्षेत्र की क्या करेगी, दिशा प्रदर्शित करेगी। अब तीसरा पॉइंट देखें, इन वैद्युत बल रेखाओं को अगर हम देखें तो ये वैद्युत बल रेखाएं यहां से शुरू हुई, अपने अपने मार्ग पर चलते हुए यहां क्या हो गई, खत्म हो गई। अब मार्ग में इन्होंने कहीं एक दूसरे को काटा नहीं। न काटने का रीजन कि सबका वैद्युत क्षेत्र एक ही डायरेक्शन में है, कहीं दो दिशाएं प्रदर्शित नहीं हो रही हैं। तो तीसरा यही है, तीसरा है कि दो वैद्युत बल रेखाएं
कभी एक दूसरे को कभी एक दूसरे को काट नहीं सकती हैं, काट नहीं सकती हैं, क्योंकि कटान बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्रदर्शित होंगी, जो कि असंभव है, जो कि क्या है, असंभव है। चौथा देखें, अब चौथे पे थोड़ा ध्यान दीजिए। ये चौथा देखें, ये जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं हमने खींची हैं, ये सारी की सारी वैद्युत बल रेखाएं अपनी लंबाई के अनुदिश, ये इसके लंबाई की दिशा है, अपने लंबाई के अनुदिश क्या हुई है, सिकुड़ी है। अपनी लंबाई के अनुदिश क्या हुई है, सिकुड़ी है। और अगर लंबाई की लंबवत दिशा में देखें तो एक दूसरे से क्या हुई है, दूर हटी है। ये इनका गुण है कि वैद्युत बल रेखाएं एक लचकदार डोरी के समान, एक लचकदार डोरी के समान लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का तथा लंबाई के लंबवत दूर हटने का प्रयास करती हैं। ये है हमारे वैद्युत बल रेखाओं के प्रमुख गुणधर्म। वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। इससे पहले अगर आपको यूपी बोर्ड से संबंधित किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपके डाउट पर नया वीडियो अपलोड करने का प्रयास करेंगे। इस पाठ में अगला टॉपिक आता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। तो हमारे किसी भी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एकांक धन परीक्षण आवेश पर जितना बल लगेगा उस बल को हम उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मतलब हमारे पास कोई वैद्युत क्षेत्र है, इस वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर हमने एकांक आवेश रखा है। एकांक आवेश का मतलब एक कूलाम का आवेश। इस एक कूलाम के आवेश पर ये वैद्युत क्षेत्र जितना बल लगा दे उस बल को हम क्या बोलेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब अगर हम मान लें कि यहां पर कोई धन परीक्षण आवेश रखा है +Q0 और इस पर लगने वाला बल कैपिटल F है, तो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो भाई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए तो हमें एकांक आवेश पर लगने वाला बल चाहिए। तो भाई ये हमारे Q0 कूलाम पर कितना बल लगा, कैपिटल F। तो एक कूलाम पर कितना बल लगेगा, F/Q0। और यही तो एकांक आवेश पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या हुआ कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = F/Q0। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। तो वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल E से प्रदर्शित करते हैं। मान रहे हैं कि माना वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित धन परीक्षण आवेश +Q0 पर कैपिटल F बल लगता है, तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = F/Q0। अभी हमने निकाला भी था कि E बराबर क्या है, F/Q0। अब देखिए इसका मात्रक और बीमीय सूत्र। तो मात्रक और बीमीय सूत्र निकालते समय कोई भी भौतिक राशि जिन भौतिक राशियों से संबंधित है
उन भौतिक राशियों के मात्रकों और बीमी सूत्रों को हम रखते हैं, और रखने पर जो हमें मात्रक मिल जाए या फिर बीमी सूत्र मिल जाए वही हमारे भौतिक राशि का मात्रक या बीमी सूत्र होगा। यहाँ E बराबर है F अपान Q0। F हमारा बल है, Q0 आवेश है। बल का मात्रक न्यूटन और आवेश का मात्रक कूलाम। तो मात्रक क्या मिला हमें? न्यूटन प्रति कूलाम। मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति कूलाम। अब इसका बीमी सूत्र देखा जाए तो भाई E का बीमी सूत्र क्या होगा? F का बीमी सूत्र बटे Q0 का बीमी सूत्र। F माने बल का बीमी सूत्र। बल का बीमी सूत्र जानते हैं कि बल का बीमी सूत्र है mL की पावर -2। ये हमारा कूलाम मतलब आवेश का बीमी सूत्र है। तो Q बराबर पढ़े हैं IT, तो Q का बीमी सूत्र होता है AT। सबको ऊपर लेके आए तो मिलता है mL। T ऊपर आएगा तो T की पावर -1 और -2 में -1 जोड़ेंगे -3। A को ऊपर लाएंगे तो A की पावर -1। मतलब हमारे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमी सूत्र क्या है? तो बीमी सूत्र है mL T की पावर -3 A की पावर -1। तो ये तो था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है और बीमी सूत्र क्या है। अब आगे हम चर्चा करेंगे कि किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। मतलब किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हम व्यंजक ज्ञात करेंगे। हम मानते हैं कि हमारे पास कोई माध्यम है और इस माध्यम का परावैद्युतांक कैपिटल K है, और इस माध्यम में कोई बिंदु O है। इस बिंदु पर एक आवेश स्थित है +Q, और इस +Q के कारण बिंदु O से R दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। मतलब हमें व्यंजक स्थापित करना है। व्यंजक स्थापित करते समय विद्यार्थियों को ध्यान देने की जरूरत यह है कि यहाँ पर हम जो अपनी भाषा लिख रहे हैं ये भाषा सही हो, क्योंकि भाषा सही होने पर हमें नंबर अच्छे मिलते हैं। तो ये जो चीजें हम अभी दर्शा रहे हैं इन्हें हम अपनी भाषा में सटीक लिख दें, ये जरूरी है। तो इन्हें हम अपनी भाषा में लिखें। तो हमने माना एक धन आवेश +Q ऐसे माध्यम में बिंदु O पर स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। इसके कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में बिंदु O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो यहां पर हमें इसके कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमने फार्मूला देखा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F अपान Q0। F का मतलब वैद्युत बल, और भाई वैद्युत बल दो आवेशों के बीच काम करता है। अब दो आवेशों के बीच काम करता है तो हमारे पास एक आवेश है, इस बिंदु पर कोई आवेश है ही नहीं। तो हम मान ले रहे हैं कि यहाँ पर एक धन परीक्षण आवेश है +Q0। अब देखें कि ये इस पर कितना बल लगाएगा। तो भाई अगर हम बल की गणना करें तो कूलाम का नियम कहता है कि बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड के Q1 Q2। तो Q1 कितना है? Q, और Q2 कितना है? Q0 अपान R²। दूरी का मान R है, R²। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो भाई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हमने पढ़ा है F अपान Q0, और F का मान क्या मिला है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड के Q0 अपान R², और बटे में Q0 से Q0 कटेगा। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड की Q अपान R²। ये हमारे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। अब यदि माध्यम निर्वात या हवा का हो, तो भाई निर्वात हो चाहे हवा हो, इन सबके लिए
परावैद्युतांक कितना है, K बराबर 1। अगर हम यहाँ K बराबर 1 रखें तो E बराबर मिलता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपान R स्क्वायर। ये हमारे बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। अब हम अगले टॉपिक की चर्चा करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा वैद्युत द्विध्रुव। तो देखिए कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है। अगर हम वैद्युत द्विध्रुव की बात करें तो वैद्युत से संबंधित ऐसी रचना जिसमें द्वि मतलब दो, मतलब ऐसी रचना जिसमें कितने ध्रुव हैं, 2 ध्रुव हैं। मतलब साधारण भाषा में कह रहे हैं कि वैद्युत से संबंधित ऐसी रचना जिसमें कितने ध्रुव हैं, 2 ध्रुव। अब वैद्युत से संबंधित हमें 2 ध्रुव बनाने हैं। तो भाई वैद्युत आवेश हमारे पास 2 प्रकार के हैं, एक है धन आवेश और दूसरा है ऋण आवेश। इन दोनों की सहायता से हम 2 ध्रुवों की रचना कर दे तो इस रचना को हम क्या बोल रहे हैं, वैद्युत द्विध्रुव। लेकिन इस वैद्युत द्विध्रुव की खासियत है, वैद्युत द्विध्रुव की खासियत है कि इन जिन आवेशों की सहायता से हम ध्रुवों का निर्माण कर रहे हैं, इन आवेशों के परिमाण समान होने चाहिए। भाई परिमाण समान है लेकिन दोनों के चिन्ह कैसे हैं, विपरीत है। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या है कि यदि हम परिमाण में समान किंतु विपरीत प्रकृति के 2 आवेशों को एक दूसरे से अल्प दूरी पर रख दे तो प्राप्त संरचना को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। प्राप्त संरचना को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। मतलब ये हमारे पास क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है। अब अगला टॉपिक आता है हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब देखें कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। तो भाई हमने वैद्युत द्विध्रुव बनाया। इस वैद्युत द्विध्रुव के बनाने में हमने परिमाण में समान, मतलब ये Q तो ये भी Q, किंतु विपरीत प्रकृति के, मतलब एक प्लस Q तो दूसरा माइनस Q। इन आवेशों को हमने एक दूसरे से अल्प दूरी पर रख दिया। हम मानते हैं कि इन दोनों को हमने परस्पर 2L दूरी पर रख दिया। तो इस व्यवस्था को हमने कहा वैद्युत द्विध्रुव। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, तो इस वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल। फिर कह रहे हैं कि इन वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल क्या कहलाएगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाएगा। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम प्रदर्शित करते हैं P से, और हमने कहा कि ये है क्या, तो एक आवेश हमारा Q, दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, 2L। तो P बराबर क्या मिला, 2QL। ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं।
और P बराबर हमें फॉर्मूला क्या मिला, तो P बराबर हमें फॉर्मूला मिला Q इंटू 2L और P बराबर क्या हुआ 2QL। अगर हम इसके मात्रक की कैलकुलेशन करें कि मात्रक क्या होगा, तो P का मात्रक बता सकते हैं सभी लोग कि भाई आवेश का मात्रक क्या है कूलाम और दूरी का मात्रक क्या है मीटर। तो हमारे P का मात्रक क्या हुआ कूलाम मीटर। तो विद्यार्थियों अब आता है इस पार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहुत सारे विद्यार्थी इंतजार भी कर रहे होंगे कि ये टॉपिक कब स्टार्ट किया जाए। तो अब इस पार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारे वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दो स्थितियां हैं हमारे पास। एक है अक्षीय स्थिति और दूसरी है निरक्षीय स्थिति। ये दोनों ही स्थितियां बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। इन दोनों स्थितियों में से एक स्थिति चाहे अक्षीय स्थिति चाहे निरक्षीय स्थिति बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखा जाए कि हमारी अक्षीय स्थिति क्या है और निरक्षीय स्थिति क्या है। अगर हम बात करें अक्षीय स्थिति की, तो अक्षीय स्थिति का मतलब कि अगर हमारे पास कोई वैद्युत द्विध्रुव है तो इस वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश, ये इसका अक्ष है, इस अक्ष के अनुदिश किसी भी बिंदु पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करें तो इसे हम कहते हैं अक्षीय स्थिति। अब देखें कि निरक्षीय स्थिति क्या है। तो भाई निरक्षीय स्थिति मतलब हमारा जो वैद्युत द्विध्रुव है, इस वैद्युत द्विध्रुव के लंबार्धक पर, इस वैद्युत द्विध्रुव के लंबार्धक पर अगर कोई बिंदु है तो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हम गणना करें, इसे हम कहते हैं निरक्षीय स्थिति। मतलब अक्षीय स्थिति में हमें अक्ष के अनुदिश चलना है और निरक्षीय स्थिति में हमें इसके लंबार्धक पर चलना है। हम इन दोनों ही स्थितियों के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मानते हैं कि हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस Q और माइनस Q आवेशों को परस्पर 2L दूरी पर रखकर निर्मित किया गया है। इसके मध्य बिंदु से R दूरी पर स्थित एक बिंदु P है, जिस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। भाई ये मध्य बिंदु है, दोनों के बीच की दूरी 2L थी, तो ये भी दूरी L और ये भी दूरी L। अब अगर हम बात करें कि इस प्लस Q आवेश से इसकी दूरी कितनी है, तो ये टोटल दूरी R है, ये L है, तो ये शेष दूरी कितनी होगी R माइनस L। मतलब प्लस Q से दूरी कितनी है R माइनस L। अब अगर हम बात करें कि माइनस Q आवेश से कितनी दूरी है, तो ये दूरी है R, ये दूरी है L, तो दूरी कितनी होगी R प्लस L। तो कंफर्म है कि प्लस Q आवेश से दूरी कितनी R माइनस L और माइनस Q आवेश से दूरी कितनी R प्लस L। तो हमने क्या माना कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव प्लस Q तथा माइनस Q आवेशों को परस्पर 2L दूरी पर रखकर निर्मित किया गया है। इसके मध्य बिंदु से R दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब अगर वैद्युत क्षेत्र की बात करें तो भाई इस वैद्युत द्विध्रुव में हमारे पास दो आवेश हैं। ये दोनों आवेश वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे, प्लस Q भी उत्पन्न करेगा, माइनस Q भी उत्पन्न करेगा। ये दोनों वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे, तो दोनों के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का हम परिणामी निकालेंगे और ये परिणामी हमारे वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करेगा। भाई वैद्युत क्षेत्र सदिश राशि है और सदिश राशियों को हम सामान्य गणितीय नियमों से जोड़ या घटा नहीं सकते हैं।
हमें यहाँ पर सदिश के नियमों का उपयोग करना पड़ेगा। और सदिश कहता है कि अगर हमारे दो सदिश एक ही दिशा में है, दोनों की दिशाएं समान है, तो परिणामी निकालने के लिए हम दोनों को जोड़ते हैं। लेकिन अगर दोनों सदिशों की दिशाएं विपरीत है तो परिणामी निकालने के लिए हम दोनों को घटाते हैं। तो हमें देखना पड़ेगा कि इन दोनों के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं क्या है। अब दिशाएं हम ज्ञात कैसे करेंगे? तो अगर वैद्युत बल रेखा याद आ रहा हो तो वैद्युत बल रेखा की परिभाषा हमने पढ़ा था कि वैद्युत बल रेखा वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर एकांक धन परीक्षण आवेश गति करता है। मतलब जिस डायरेक्शन में धन आवेश गति करेगा वो डायरेक्शन हमारे वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो जिस बिंदु पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं वहां मान लेते हैं कि एक धन आवेश स्थित है। इस प्लस क्यू की बात करें तो ये प्लस क्यू इस पर किस डायरेक्शन में बल लगाएगा? तो भाई ये भी धन आवेश, ये भी धन आवेश, और दो समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है। मतलब ये इसे प्रतिकर्षित करेगा। प्रतिकर्षित करेगा तो अपने से दूर हटाएगा, अपने से दूर हटाएगा तो इसका वैद्युत क्षेत्र कुछ इस डायरेक्शन में होगा। अब ये माइनस क्यू, तो ये माइनस है, ये प्लस है, दोनों के बीच आकर्षण बल काम करेगा। तो मतलब ये इसे अपनी ओर क्या करेगा? आकर्षित करेगा। तो अपनी ओर आकर्षित करेगा तो डायरेक्शन क्या होगा? ये होगा। मतलब यहां से कंफर्म है कि E1 और E2 दोनों विपरीत दिशाओं में है। मतलब रिजल्टेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों को घटाएंगे। तो चलिए अब एक एक का वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करते हैं। पहले हम निकालते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमने E1 माना है। E1 बराबर 1/4πε0Q/R²। तो प्लस क्यू से दूरी कितनी थी? R माइनस एल, तो R माइनस एल का होल स्क्वायर। अब हमारे माइनस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो माइनस क्यू के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमने E2 माना है। तो E2 बराबर 1/4πε0Q/। दूरी की बात करें तो इससे दूरी कितनी है? R प्लस एल, तो R प्लस एल का होल स्क्वायर। अब हम जानते हैं चूंकि E1 व E2 विपरीत दिशाओं में है, तो E1 व E2 विपरीत दिशाओं में है, तो इसलिए परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अभी हमने कहा ना कि दोनों को घटाएंगे, तो E बराबर E1 माइनस E2। E बराबर E1 का मान 1/4πε0Q/R प्लस एल का, R माइनस एल का होल स्क्वायर, और माइनस 1/4πε0Q/R प्लस एल का होल स्क्वायर। अब दोनों में से कॉमन देखें तो कॉमन क्या मिलता है? 1/4πε0 और Q कॉमन मिलता है। मतलब Q/4πε0 कॉमन है, बचा 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर और माइनस 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर। या E बराबर Q/4πε0, एलसीएम लीजिए तो R माइनस एल का होल स्क्वायर, R प्लस एल का होल स्क्वायर, तीरे गुणा करें तो R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर। या E बराबर Q/4πε0, प्रसार करें तो R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस
ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL, और बटे में इसे अगर हम लिखें तो आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर कर सकते हैं, या ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट ओपन करें तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस, तो माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस वाले टर्म प्लस वाले टर्म माइनस और माइनस वाले टर्म प्लस। यहां देखें तो एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे में ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यह आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, बचता है ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4RL अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। और अभी हम जानते हैं कि ये जो 2L है ये अल्प दूरी है, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव की रचना में ही हमने कहा था कि परिमाण में समान किंतु विपरीत प्रकृति के आवेशों को अल्प दूरी पर रखा जाए। मतलब ये जो L है ये हमारे R की तुलना में बहुत छोटी है, मतलब ये L इज सो लेस देन R, मतलब L R से क्या है, बहुत छोटा है। तो अगर इसका वर्ग कर दे तो L स्क्वायर R स्क्वायर की तुलना में नगण्य होगा। नगण्य होगा मतलब अगर हम इसे R स्क्वायर में से घटाएं तो R स्क्वायर की वैल्यू में कोई अंतर आने वाला नहीं है, मतलब इस L स्क्वायर को हम छोड़ देंगे। तो E बराबर क्या मिला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, और ये हमारे पास यहां वाले Q को हम आगे लेके आ रहे हैं, तो QL इंटू आर, और ये हमने L स्क्वायर को छोड़ दिया तो R स्क्वायर का स्क्वायर मतलब R की पावर 4, R से R की एक पावर कटेगी, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2, और ये 2QL किसकी वैल्यू है, P की, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और बटे में कितना बचा, R3। ये हमारे वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। तो ये तो था साथियों हमारे वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम अगले टॉपिक पे चलें, तो अगला टॉपिक हमारा कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जितना आसान हमें अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगा, उतना ही आसान निरक्षीय स्थिति भी है, बस जरूरत है ध्यान देने की। तो आप ध्यान से देखिए कि हम कैलकुलेशन कर कैसे रहे हैं। सबसे पहले जैसे हमने पीछे माना था वैसे हमने माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव प्लस Q तथा माइनस Q आवेशों को परस्पर 2L दूरी पर रखकर निर्मित किया गया है। इसके मध्य बिंदु से R दूरी पर निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की गणना करनी है। अब हम डायग्राम बनाएं। हम मानते हैं कि ये हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है, ये वैद्युत द्विध्रुव प्लस Q और माइनस Q आवेशों को 2L दूरी पर रखकर निर्मित किया गया, और इसके मध्य बिंदु से R दूरी पर एक बिंदु P है। इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, ठीक है। यहां पर वैद्युत क्षेत्र प्लस Q भी उत्पन्न करेगा, माइनस Q भी उत्पन्न करेगा। अब दोनों अगर यहां वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे तो देखिए कि दिशाएं क्या है। अब हम दिशाओं की बात करें तो ये भाई हमने कहा कि जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र चाहिए वहां धन आवेश रखिए। अगर हम यहां धन आवेश रखें तो ये इस धन आवेश को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। मतलब E1 का डायरेक्शन हमारे ऊपर की तरफ होगा, ये हमारे E1 का डायरेक्शन।
अब बात करें E2 के डायरेक्शन की, ये माइनस क्यू आवेश भी यहां पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, लेकिन ये माइनस वाला धन आवेश को क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। मतलब E2 का डायरेक्शन कुछ ये होगा। भाई अब प्लस क्यू और माइनस क्यू के कारण उत्पन्न क्षेत्र चाहिए, तो इनसे हमें दूरियां भी चाहिए। ये दूरी R है, ये मध्य बिंदु था तो इधर भी L, इधर भी L। भाई ये एक समकोण त्रिभुज बनेगा, और समकोण त्रिभुज का ये क्या होगा, कर्ण होगा। और कर्ण बराबर अंडर रूट में लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, तो ये मिलेगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये भी क्या मिलेगा, अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर मिलेगा। अब हम चलें, इस R को हमें कहीं और दर्शाना पड़ेगा, यहां दर्शा दे रहे हैं कि ये दूरी कितनी थी, R थी। अब चले हम, तो ये E1 और E2 को देखें, तो ये E1 और E2 न तो समान दिशाओं में है, न तो विपरीत दिशाओं में है। हमने कहा कि अगर सदिश समान दिशा में होंगे तो परिणामी निकालने के लिए उन्हें जोड़ दें, विपरीत दिशा में होंगे तो परिणामी निकालने के लिए उन्हें घटा दें। लेकिन अगर न ये समान दिशा में है न विपरीत दिशा में है, तब क्या करें, तो तब के लिए हम इनका वियोजन करते हैं। सदिशों का वियोजन हमने पढ़ भी रखा है, तो इन्हें हम क्या करेंगे, घटकों में वियोजित करेंगे। अब घटकों में वियोजित करने के लिए मानते हैं कि ये जो कोण बन रहा है, ये कोण हमारा थीटा है। कितना है, थीटा है। E1 के दो घटक होंगे, एक घटक होगा क्षैतिज और दूसरा घटक होगा ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर घटक किधर होगा, ऊपर की तरफ। थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ रहा है डायग्राम में, ये E1 था। तो हमने पढ़ रखा है भाई, अगर कोण क्षैतिज के साथ बन रहा है तो ऊर्ध्वाधर घटक क्या होता है, साइन थीटा, और क्षैतिज घटक क्या होता है, कॉस थीटा। ये E1 कॉस थीटा। E2 के भी सेम ऐसे दो घटक होंगे, एक ऊर्ध्वाधर घटक, तो इसका ऊर्ध्वाधर घटक होगा नीचे की तरफ, ये होगा E1 कॉस थीटा, E1 साइन थीटा। और क्षैतिज घटक, इसका भी क्षैतिज घटक इसी डायरेक्शन में होगा, E2 कॉस थीटा। मतलब दोनों के जो ऊर्ध्वाधर घटक है वो फिर विपरीत दिशा में है, लेकिन क्षैतिज घटक समान दिशा में है। और अगर E1 और E2 के वैल्यू की बात करें तो E1 आवेश बराबर है, दूरियां बराबर है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बराबर होगी। मतलब ये जो ऊर्ध्वाधर घटक है, ये ऊर्ध्वाधर घटक परिमाण में समान है, दिशाओं में विपरीत है। मतलब इनका रिजल्टेंट निकालेंगे तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। दोनों बराबर है, एक प्लस होगा दूसरा माइनस होगा, दोनों को हम जोड़ेंगे तो 0 मिलेगा। मतलब ये तो एक दूसरे को निरस्त करेंगे, लेकिन ये दोनों तो सेम डायरेक्शन में है, मतलब क्षैतिज घटक सेम डायरेक्शन में है, तो ये आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो हम चलते हैं, तो पहले हम निकाले कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड Q अपान, तो ये प्लस क्यू से दूरी कितनी थी, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और वर्क करेंगे रूट हट जाएगा, बचेगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड Q अपान R स्क्वायर, इसकी भी दूरी है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, वर्क कर दे रूट हटेगा तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब हमने कहा कि इन्हें घटकों में वियोजित करें,
तो हम जानते हैं इन्हें घटकों में वियोजित करने पर ऊर्ध्वाधर घटक कौन कौन से? तो E1 साइन थीटा तथा E2 साइन थीटा परस्पर निरस्त हो जाएंगे। निरस्त होने का कारण कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है और परिमाण क्या है? बराबर है। तथा क्षैतिज घटक, तो क्षैतिज घटक कौन कौन? E1 cos थीटा तथा E2 cos थीटा परस्पर जुड़ जाएंगे। तो इसलिए परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो जो घटक जुड़ रहे हैं उन्हें जोड़ा जाए। तो E बराबर क्या मिला? E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। E1 का मान क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। E2 का मान भी क्या है? E2 का मान भी यही है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर कॉस थीटा। भाई दोनों समान है, तो एक में एक जोड़े कितना मिलेगा? 2। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट 2Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर कॉस थीटा। अब हम कॉस थीटा की वैल्यू निकालते हैं कि कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है। तो यहां से देखिए भाई ये थीटा है और कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? L और कर्ण कितना है? अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो ये L अपान अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट 2QL अपान, भाई जब भौतिक राशियों का गुणा करते हैं तो घातें जुड़ती हैं। ये R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर कितनी है? 1। भाई कोई पावर नहीं है तो 1, और ये रूट का मतलब 1/2। 1 में 1/2 जोड़ेंगे कितना मिलेगा? 3/2। तो मिलता है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। और जैसा कि अभी हम पीछे करके आए हैं, हमने कहा था चूंकि L इज सो लेस देन R, इसलिए L स्क्वायर R स्क्वायर की तुलना में क्या होगा? नगण्य होगा। भाई नगण्य होगा तो इसे छोड़ दीजिए, L स्क्वायर को छोड़िए। तो E बराबर मिलता क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट 2QL अपान R स्क्वायर की पावर 3/2, या E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, ये 2QL किसकी वैल्यू है? P की, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। तो ये P अपान और R स्क्वायर की पावर 3/2, तो 2 से 2 कटेगा, कितना बचा? R3। तो E बराबर क्या मिला? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट P अपान R3। ये वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। तो अब आते हैं इस पाठ के अगले टॉपिक, या फिर कहिए इस पाठ के लास्ट टॉपिक पर। इस पाठ का लास्ट टॉपिक है एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण। पहले तो ये जाना जाए कि बलयुग्म क्या है। बलयुग्म क्या है कि अगर किसी वस्तु पर परिमाण में समान किंतु विपरीत दिशाओं के दो बल कार्य कर रहे हैं, परिमाण में समान किंतु विपरीत दिशाओं के दो बल काम कर रहे हैं, तो इन बलों को हम कहते हैं बलयुग्म। क्या कहते हैं? बलयुग्म। जैसे मान लीजिए ये कोई वस्तु है,
इस पर इधर काम कर रहा है 4 न्यूटन का बल, इधर भी काम कर रहा है 4 न्यूटन का बल। तो भाई 4 न्यूटन इधर, 4 न्यूटन इधर, परिमाण दोनों के समान है, लेकिन एक का डायरेक्शन जिस तरफ है, दूसरे बल का डायरेक्शन उसके अपोजिट तरफ है। मतलब ये परिमाण में समान है किंतु विपरीत में, दिशाओं में क्या है, विपरीत है। ये बल युग्म बनाते हैं। अब बल युग्म आघूर्ण क्या है? तो ये जो बल युग्म इस पर लग रहा है, इस बल युग्म के किसी एक बल और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है? बल युग्म आघूर्ण। इस बल युग्म आघूर्ण को हम दर्शाते हैं टाउ से, और टाउ बराबर बल युग्म का कोई एक बल और दोनों बलों के बीच की दूरी का लंबवत गुणनफल। तो थोड़ा हम हमारे वैद्युत द्विध्रुव पे चर्चा करें। हम मान रहे हैं कि ये हमारा एक वैद्युत क्षेत्र है कैपिटल ई, और इस वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव है जो कि प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों को 2L दूरी पर रखकर निर्मित किया गया है। ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। अब ये वैद्युत बल रेखाएं हैं जो हमारे वैद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शा रही है। और वैद्युत बल रेखाओं के गुण में अभी पढ़ा है हमने कि वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। मतलब इधर अगर धन आवेश माने तो इधर क्या होगा? ऋण आवेश। अब देखें कि इन दोनों आवेशों पर बल किस डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो भाई ये धन आवेश ऋण आवेश की ओर क्या होगा? आकर्षित होगा। तो ये हमारा बल होगा F। तो इसी डायरेक्शन में बल लगेगा। या तो इसकी बात करें तो प्लस वाला प्लस वाले को प्रतिकर्षित करेगा, या फिर माइनस वाला प्लस वाले को आकर्षित करेगा। तो दोनों ही स्थितियों में बल का डायरेक्शन यही होगा। यहां देखें तो माइनस वाला प्लस से आकर्षित होगा, या फिर कहें कि माइनस वाला माइनस से प्रतिकर्षित होगा। तो इसके बल का डायरेक्शन ये होगा। तो दोनों के बलों के डायरेक्शन अपोजिट है, परिमाण समान है। भाई बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये वैद्युत क्षेत्र जिस आवेश का है कुछ ना कुछ उसका मान होगा, और इन दोनों के आवेशों के मान तो बराबर हैं। मतलब आवेश बराबर है तो वैद्युत बल भी क्या होगा? बराबर होगा। भाई या फिर ऐसे चलिए सिंपल कि E बराबर हमने क्या पढ़ा? F अपान Q0। तो F बराबर E इंटू Q0। मतलब वैद्युत क्षेत्र समान है, आवेश समान है, तो बल भी क्या होगा? समान होगा। आया समझ में? तो ये दोनों आवेश समान है, एक ही वैद्युत क्षेत्र में है, तो बल क्या होंगे? समान होंगे। मतलब ये बल परिमाण में समान है लेकिन दिशाओं में विपरीत है। मतलब क्या बना रहे हैं? बल युग्म बना रहे हैं। मतलब इस वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म काम कर रहा है। अब बल युग्म काम कर रहा है तो ये बल युग्म करेगा क्या? ये बल युग्म इस वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने का काम करेगा। इस वैद्युत द्विध्रुव को घुमाएगा और इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करेगा। अब हम ये देखें कि ये जो बल आघूर्ण लग रहा है वो है कितना। तो चले देखें, हमने सबसे पहले ये दी गई चीजों को अपनी भाषा में लिखा है कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई में क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। माना वैद्युत द्विध्रुव प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेशों को 2L दूरी पर रखकर निर्मित किया गया है। वैद्युत क्षेत्र ई में प्लस क्यू आवेश पर एक बल F क्षेत्र की दिशा में तथा माइनस क्यू आवेश पर उतना ही बल क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। इसलिए E1 और E2 क्या बना रहे हैं? एक बल युग्म बना रहे हैं। अब वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर, अभी हमने कहा बल युग्म आघूर्ण बराबर एक बल गुणित दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो एक बल, दोनों बलों का मान F है, कोई एक बल हमने ले लिया। लंबवत दूरी चाहिए तो एक बल ये रहा, दूसरा बल ये रहा, लंबवत दूरी यही होगी।
इस लंबवत दूरी का हमें मान निकालना है। तो देखिए क्या मालूम है हमें, अगर इस थीटा के सापेक्ष करे चले तो ये लंब होगा, ये कर्ण होगा। कर्ण हमें मालूम है, लंब ज्ञात करना है, तो लंब और कर्ण में रिलेशन कौन बताता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब तो हमें ज्ञात करना है और कर्ण कितना है 2l, तो लंब बराबर क्या मिल गया भाई 2l साइन थीटा। इसका मतलब ये जो लंबवत दूरी है, लंबवत दूरी कितनी है 2l साइन थीटा। तो लंबवत दूरी कितनी है 2l साइन थीटा। यफ का मान रखिए, अभी हमने कहा ना कि E बराबर एफ अपान क्यू जीरो, तो यफ बराबर E इंटू क्यू जीरो, मतलब यफ बराबर क्या हो गया E इंटू क्यू इंटू 2l साइन थीटा, या फिर टाउ बराबर ये हो जाएगा हमारा 2ql इंटू ई साइन थीटा। ये हमने सेपरेट कर दिया, तो 2ql इंटू ई साइन थीटा। और 2ql क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है, और इंटू में क्या मिलता है ई साइन थीटा, मतलब टाउ बराबर फॉर्मूला क्या मिलता है पीई साइन थीटा। तो विद्यार्थियों ये तो था हमारे वैद्युत क्षेत्र से संबंधित संपूर्ण टॉपिक, जो टॉपिक हमारे एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण थे। इन सभी टॉपिक्स को हमने इस वीडियो में कवर किया है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि हमने ये जो एकलव्य सीरीज स्टार्ट की है, इस एकलव्य सीरीज का अधिक से अधिक विद्यार्थियों को बेनिफिट पहुंच सके। अगले वीडियो में हम इन सभी टॉपिक से रिलेटेड, मतलब फिजिक्स के चैप्टर 1 से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पर चर्चा करेंगे। तो अगर हम अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसी के साथ जय हिंद,